गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड इन्वेजन के बाद भयंकर लड़ाई हर फ्रंट पे जारी है। उसके सारे डिटेल्स हमारे पास हैं, एक एक घटना जो छोटी छोटी जगहों पे हो रही है, क्योंकि इस बार इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है या इजराइल की टैक्टिक्स कहिए वो ये दिखती है कि छोटे पॉकेट्स को पहले कॉन्कर करो, कुछ टनल्स को डिस्ट्रॉय करो और उसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन हमास ने उसी के हिसाब से अपनी टैक्टिक्स अडॉप्ट की है और हमास ने कुछ नए सरप्राइजेस, कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिससे आईडीएफ आश्चर्यचकित रह गई है। यमन ने फिर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के तेल अवीव और जेरूसलम दोनों के ऊपर दागी है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक ड्रोन। अभी उसको इंटरसेप्ट करने की जो कोशिश थी दोनों को, वो फेल हो गई हैं और वो अपने मार्ग पे गिरी हैं। हालांकि इजराइल कह रहा है कि उसने एक इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन ये चीज हमेशा ही इजराइल कहता है कि उसने इंटरसेप्ट कर लिया है, फिर भी कहीं ना कहीं मिसाइल स्ट्राइक करती हैं और इजराइल को नुकसान होता है। तीसरी बड़ी खबर है कि लेबनान में इस समय म्यूनिसिपल और मेयरल इलेक्शन चल रहे हैं, यानी म्यूनिसिपल और मेयर लेवल के इलेक्शन चल रहे हैं, जिनको लेके वोटिंग बहुत ही ज्यादा स्लो है। हिजबुल्लाह ने कोई बॉयकॉट की कॉल नहीं की थी, फिर भी ये देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ये ताकत है, क्योंकि अभी जो लेबनीज जो सरकार है वो अभी भी अमेरिका और इजराइल और तमाम जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके प्रेशर में ऐसा लगता है कि वो अभी उसने अपने प्रेशर, मतलब जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इस तरह के देश हिजबुल्लाह के खिलाफ कि हिजबुल्लाह को बैन करो, डिसार्म करो, उस पर पूरी तरह से वो खरी नहीं उतर पा रही। मैं फिर से कह दूं, आज भी किसी ने कमेंट किया था कि एक न्यूज बताते हैं उसके बाद दूसरी। अरे भाई, ये मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं, हेडलाइंस पढ़ने के बाद मैं एक एक न्यूज को एक्सपैंड करके बताता हूं और फिर हर एक थीम को एलैबोरेट करता हूं। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, कमेंट करना मत भूलिए। बहुत ही गंभीर पूरी स्थिति है और केवल यही चैनल है जो आपको इसके बारे में खबर दे रहा है और सब के मुंह बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद आप देखिए, जो मैंने जो आपको लेबनान तक जो 3 हेडलाइंस जो बताई, चौथी हेडलाइन सीरिया से आ रही है। सीरिया में आईसिस और एचटीएस के बीच जो जंग है वो और ज्यादा शार्प हो गई है। कम से कम 1 दर्जन आईसिस के सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है। उधर अल नुसरा फ्रंट जो कि एचटीएस का हिस्सा था, वो और ये पहले जो फ्री सीरियन आर्मी थी जो पहली सिविल वॉर में, उसका पार्ट था। और ये था कि जो एचटीएस ने 8 दिसंबर 2024 को जो सीरिया पे कब्जा किया, उसमें नुसरा फ्रंट भी था। लेकिन नुसरा फ्रंट एचटीएस से अलग कब हो गया यही नहीं पता चला। और नुसरा फ्रंट, अब खबर आ रही है कि रूरल दमिश्क में, यानी दमिश्क के जो रूरल एरियाज है वहां एक हिस्से को नुसरा फ्रंट ने कैप्चर कर लिया। और नुसरा फ्रंट पूरी तरह से अमेरिका से अलाइंड है। यही जो मैंने कहा था कि अल शरा की जो हुकूमत है वो बहुत ही शेकी है, वो बिल्कुल केवल कुछ एरिया तक सीमित है, वो भी दमिश्क में। उधर आईसिस से वो लड़ रहे हैं, इधर अल नुसरा फ्रंट, ये सब एक माने जा रहे थे। अच्छा, इधर इजराइल अभी कुछ समय के लिए खामोश है। अमेरिका और इजराइल का एक बड़ा प्लान लगता है कि सीरिया में एचटीएस को भी खत्म करो और कुछ ऐसी ताकतों को बढ़ाओ, ऐसी जैसी जिनको आराम से जो अमेरिका की हैं उनको हटा दो और इजराइल का दमिश्क पे कब्जा हो जाए। ये इनकी प्लानिंग है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस का जो फैक्टर है उसको ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे। उसके बाद देखिए, जो 5वीं हेडलाइन है वो ये है कि जो अरब समिट अभी हुआ है उस पे सीधे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहा है कि इसकी जो हम कोई उपलब्धि इसको नहीं मानेंगे। फिलिस्तीन के बारे में इसने बोला, लेकिन फिलिस्तीन में जब तक ये सीधे ग्राउंड पे आके एक्शन नहीं करते हैं, जो इजराइल का ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेट है, जो इजराइल का ग्राउंड इन्वेजन है, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो हम इसको कुछ भी इसमें बेहतर हुआ है ये नहीं मानेंगे। साउथ कोरिया में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के विरोध में, और इसको लेके साउथ कोरिया की भी राजनीति प्रभावित हो रही है। उसके बाद जो एक अमेरिका में कई जगह फिलिस्तीन और इजरायली समर्थकों में सीधी झड़प हुई है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि इसको लेके ट्रंप का जो ये दावा था कि उसने फिलिस्तीन परस्त जो स्टूडेंट संगठन है
उनको सप्रेस कर दिया है, ये पूरी तरह से ये धावा धराशायी हो गया। उसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि जो तेल की जो प्राइसेस हैं वो गिरने लग रही हैं, क्योंकि यूएस ने सऊदी अरेबिया से अभी ट्रंप अरब समिट से आ रहा है और आते ही यूएस ने इंपोर्ट्स अपने कम कर दिए सऊदी अरेबिया से, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उसको लेके पूरे एरिया में ऑयल प्राइसेस इफेक्ट हो रहे हैं सीधे सीधे। और इसको सबसे ज्यादा फायदा इसमें देखिए ईरान का हो रहा है और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज है। इसमें देखिए ईरान और अमेरिका के बीच आप जानते हैं न्यूक्लियर सो कॉल्ड पीस डील की बात चल रही है, जिसके बारे में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज फिर कहा कि उसमें जो कुछ गंभीर बातें हैं, कुछ सही बातें हैं, उनको हम उठा सकते हैं, लेकिन अमेरिका को ये जो धमकी जो देने वाला अंदाज है उसको बंद करना होगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि वो इस न्यूक्लियर डील को मान ले और इसके लिए वो कुछ फेवर ईरान के प्रति दिखाना चाह रहा है। ऐसा ट्रंप ने इशारा भी किया, लेकिन ईरान ने कहा है कि ऐसे इशारों से, इस तरह की चीजों से जिसमें सऊदी अरेबिया को नुकसान हो, हमको फायदा हो, इससे कोई ईरान, अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि ईरान के साथ वो कोई लंबी डील कर लेगा तो इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ईरान इन आधारों पे डील नहीं करता है। और ये जो एक मामला है न्यूक्लियर पावर का जो ईरान के अंदर है, ये इजराइल से भी जुड़ा हुआ है और इजराइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है वो तब तक बनी रहेगी जब तक इजराइल की जो न्यूक्लियर पावर है उसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कहता। ये देखिए एक बड़ी, ये नया एंगल है जो इसके पहले ईरान ने नहीं कहा था। अब देखिए जो डिटेल में हम डिटेल में आते हैं कि जो गाजा में ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है। सबसे पहले देखिए गाजा की ये जो आईडीएफ की जो नॉर्दर्न ब्रिगेड है, यहलोम, एक यहलोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट है, इसने आज क्लेम किया कि इसने आज 2 किलोमीटर लंबी एक टनल हमास की नॉर्थ गाजा में, उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में ये खबर आई कि एक तो ये टनल 2 किलोमीटर लंबी नहीं थी, फिर ये केवल 1 किलोमीटर लंबी थी। दूसरी बात, इसके कम से कम 3 इसकी सब्सिडीज थी, यानी एक टनल में आप एंटर करिए तो वो तीन रास्तों से वो जाती है और डीप जाती है, और ये जो तीनों रास्ते हैं ये ब्लॉक हो गए थे। तो ये एक छोटा सा पोर्शन इजराइल ने देखा कि ये टनल ब्लॉक्ड है, उसको इसने लिया और इसने मीडिया में प्रसारित कर दिया कि हमने एक टनल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि ये टनल या तो हमास ने पहले ही एबंडन कर दी, क्योंकि जो टनल्स हमास छोड़ देता है या जिनको मतलब एबंडन कर देता है उनको वो ब्लॉक कर देता है। तो ये संभवतः वो टनल है जो हमास ने छोड़ दी है। हमास के फाइटर्स लगातार गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। वो लोग छापेमार तरीके से इजरायली फौजों पे हमला कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, कुछ टनल्स में गायब हो जा रहे हैं, कुछ टनल्स वो पहले से ब्लॉक किए हुए हैं और कुछ टनल्स में वो इजरायली सोल्जर्स को बुला रहे हैं, लुभा के उनको लुभा रहे हैं ताकि वो आए और वहां पर वो मार दिए जाए। और ये देखिए ऐसी घटना बेत हनून में हुई है, एक बड़ी घटना जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं, जो वही एक टनल की तरफ वो जा रहे थे और इसको लेके इजरायली फौज में भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस समय ग्राउंड ऑपरेशन जो गिडियन चैरियट्स ऑपरेशन जिसका नाम है वो बेत हनून में लगभग ठहर गया है, क्योंकि एक ब्लास्ट के बाद इजरायली जो इजरायली फोर्सेस हैं वो अभी उनको ऊपर से नए आदेश नहीं आ रहे हैं कि वो आगे क्या करें। आईडीएफ ने आज सुबह जिन एरियाज में अटैक लॉन्च किया उसमें देखिए करारा, जरारा, खुजा, ये सदर्न गाजा में एक आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा में अटैक किया इधर से, और फिर इधर से साउथ और सेंट्रल गाजा पे भी अटैक किया। ये एक नया एक्सपेरिमेंट आईडीएफ कर रहा है। तो उसने करारा, जरारा, खुजा जो कि सदर्न गाजा है उसमें भी अटैक किया जब वो नॉर्थ गाजा में जब अटैक कर रहा था। फिर सेंट्रल गाजा में देर अल बला और नुसैरत पे हमला किया, और नॉर्थ गाजा में तो बेत हनून, बेत लहिया और जबलिया में लड़ाई चली रही है। लेकिन जो इनका सदर्न और सेंट्रल गाजा में जो इनका हमला था वो बहुत हद तक रिपल्स हो गया है हमास के फाइटर्स ने,
उनको पीछे कर दिया है। वो हमला कम था जो सेंट्रल और सदर्न गाजा में था, इनकर्जन एयर स्ट्राइक ज्यादा थी। ये मतलब एक लिमिटेड तरीके, एक लिमिटेड स्ट्राइक, ये इजरायली जो फोर्सेस हैं वो अंदर घुसी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमास के कितने फाइटर्स हैं, थोड़ी बहुत गोली चली, उसके बाद आईडीएफ की फोर्सेस पीछे हट गई। मेन जो कॉन्सेंट्रेटेड अटैक हुआ है जिसमें हजारों सोल्जर्स हैं, दसियों हजार से ऊपर, वो नॉर्थ गाजा में हुआ है। और नॉर्थ गाजा में वही इजराइल की कोशिश है, जैसे कि मैंने कल बताया था, कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके और उसको रेजिस्टेंस फ्री और पैलेस्टीनियन फ्री जोन उसको डिक्लेयर कर दें। और बड़ी बड़ी शेखी बघारी जा रही है कि फिलिस्तीनियों को इस बार हम डिस्प्लेस करके रहेंगे, हम ये करके रहेंगे, वो करके रहेंगे। सच्चाई ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊं, आईडीएफ की जो पूरा मूवमेंट है वो स्टॉल हुआ है अब। और जैसे ही आईडीएफ का मूवमेंट रुका, जो कि हमास के हमले से, हमास ने जो ब्लास्ट किया, उसके बाद सिविलियंस की किलिंग्स शुरू कर दी इजराइल ने। तो इजराइल का यह कहना है कि अब हम एयरक्राफ्ट जो हमारी सिविलियंस की किलिंग कर रहा है उसको हम रोक देंगे, अभी हम आईडीएफ के माध्यम से ग्राउंड इन्वेजन करेंगे और गाजा की सिविल पॉपुलेशन को हम ढकेल देंगे सारी की सारी खान यूनिस की तरफ, और फिर वहां से उनको हम बाहर कर देंगे गाजा से। ये जो पूरे क्लेम है, ये पहले ही स्टेप पे देखिए ये धराशायी हो गया, क्योंकि यहां पर जैसे ही इजराइल घुसा, इजराइल की सेना का एडवांस रुक गया, उसने फिर एयर स्ट्राइक्स की। एयर स्ट्राइक्स काफी भयंकर आज भी थी, करीब 80 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हो चुके हैं, और उसमें 5 पत्रकार हैं मतलब 2 पत्रकार जिनके दोनों की फैमिली मिला के 5 सदस्य, जो कि सारे के सारे मारे गए, इसमें शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी एक मतलब इजराइल ने जो अपना नरसंहार जारी रखा है। लेकिन देखिए अब यही बात आ जाती है कि नरसंहार तुम कर रहे, अभी तुमने कहा कि हम आईडीएफ को हमने अंदर भेज दिया है, तो उस तरह से हम हवाई हमलों द्वारा नरसंहार हम उसमें थोड़ा सा हम थोड़ी कमी लाएंगे, लेकिन तुम्हें फिर वो करना पड़ा। दूसरी बात, कल भी देखिए ये कंफ्यूजन आया था, आज भी वो कंफ्यूजन है। ऐसे माहौल में आईडीएफ आगे कैसे बढ़े, आप ही बताओ। मतलब ये एक सिंपल लॉजिक है। इजराइल जब ये उसकी सेना ग्राउंड इन्वेजन कर रही है और कह रही है, और ये नेतन्याहू ने डिक्लेयर कर दिया ये मरने मारने की अंतिम लड़ाई, अब बिल्कुल हमास को खत्म कर देंगे, गाजा से फिलिस्तीनियों को हटा देंगे। अब ऐसी लड़ाई जब मरने मारने की अंतिम लड़ाई है, उसमें फिर इजराइल का स्टेटमेंट आता है कि हमारी सेनाएं पीछे हटने को तैयार है अगर जरूरत पड़ी, अगर दोहा में बातचीत चल रही। अब ये हमास पे प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो हम जो है, तुम मानो, तुम सरेंडर करो और हम ये बमबारी रोकेंगे, और उसके बाद हम अपनी जो सेना है इसको रोक देंगे, नहीं तो ये तबाह कर देगी तुम्हें। तबाह करने की तो स्थिति में हमास है, तुम उल्टा बोल रहे हो। हमास को आप देख लीजिए कि उसने एक ब्लास्ट वो करता है, सिंगल ब्लास्ट में उसने आज आईडीएफ के हजारों सोल्जर्स को रोक दिया। उधर सदर्न और सेंट्रल गाजा में जो इजराइल ने हमले की कोशिश की वो नाकाम हो गई। और ऐसी परिस्थिति में आप कह रहे हो हमास से कि हम तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये देखिए अनप्रेसिडेंटेड है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो दौर अभी चल रहा है, अभी यानी आज जो 18 मई 2025 को जो दौर चल रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पहले जो लड़ाई चल रही थी उसमें कम से कम मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही थी। अभी जो हालत है वो आप सोचिए, जबकि दुनिया की ओपिनियन इजराइल के खिलाफ हो गई है, क्योंकि जो 18 मार्च के बाद जो बच्चों की हत्याएं की है इजराइल ने, सेलेक्टिव तरीके से बच्चों की, महिलाओं की, उसको दुनिया ने देखा है। दुनिया का ओपिनियन इजराइल के खिलाफ है। लेकिन मीडिया का जो पूरा एक माहौल बन रहा है, या पूरे दुनिया में जो एक चीज बनाई गई है, अमेरिकन और इजरायली बैक जो प्रेस है उसके द्वारा, कि अब इस बार जो है नेतन्याहू को यह आखिरी चीज करने दो, ऐसा एक माहौल बनाया गया है। जनता उसके साथ नहीं है, वेस्ट की भी जनता उसके साथ नहीं। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं यूरोपियन कैपिटल्स में, सब जगह। लेकिन वहां का जो रूलिंग क्लास है, जो अभी कह रहा था कि फिलिस्तीन को हम फिलिस्तीन की आजादी अनाउंस कर देंगे, उनका ये प्लान लग रहा है कि हमास को इजराइल खत्म कर देगा, उसके बाद जो फिलिस्तीनियों को लेकिन डिस्प्लेस करने की जो प्लानिंग है वो हम नहीं होने देंगे। हमास को इजराइल खत्म कर दे, उसके बाद जो बच्चे कुचे फिलिस्तीनी हैं उनके पास रही क्या जाएगा, संख्या रह जाएगी, लेकिन कोई उनके पास उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो जाएगी।
तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा फिलिस्तीन को सो कॉल्ड एक बहुत ही झूठी सी आजादी देना और उन पे पूरी तरीके से जो अपना वेस्टर्न और अमेरिकन इन्फ्लुएंस काबिज करवाना है। लेकिन ये चीज हो कहां रही है? हमास को खत्म पहले करो, ये इसकी शर्त है और इसी शर्त पे पूरा सब मामला अटका हुआ है। तो आप ये देखिए कि विरोधाभास, अभी सारे जो लोग हैं, इवन अरब देश, वो इस थिंकिंग पे पहुंच गए हैं कि हमास को इजराइल खत्म कर दे, हमास को खत्म होना जरूरी है, उसके बाद ही हम फिलिस्तीनियों को बचाएंगे। ऐसी मानसिकता अरबों की है, बताइए। और उसमें ये लोग हजारों बच्चों को, पत्रकारों को, महिलाओं को, सिविलियंस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। लेकिन यहां पर बात आ गई है, गाजा के लोगों ने कहा है कि ये हमारी वर्ल्ड वॉर है। हमने आपसे कहा था, आयतुल्लाह खमैनी ने भी कहा कि ये वर्ल्ड वॉर है। और आपको बताएं, ईरान को लेके जो पूरी बातचीत चल रही है, ईरान के बहुत सारे ऐसे प्लान्स आ रहे हैं जिसमें ईरान एड पहुंचा रहा है। इस समय चाइना की एड के बारे में हमने कल आपसे बात की थी और किसी ने पूछा था चाइना क्या कुछ फूड ग्रेन्स भी या फूड स्टफ भी वहां पर गिरा रहा है। ऐसी अभी स्थिति, ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन चाइना के और तरीके की मदद वहां पर पहुंच रही है। ईरान और चाइना दोनों की मदद पहुंच रही है रशिया के पूरे कंसल्टेशन से। यमन जो है वो भी एक बहुत बड़ा रास्ता बना हुआ है कि गाजा तक एड पहुंचे। और गाजा तक एड कैसे पहुंचे? क्योंकि बीच में सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया में एक बड़ा स्मगलिंग नेटवर्क यमन का पहले से रहा है, जिसके बारे में सऊदी अरेबिया ने बहुत कंप्लेंट्स भी की हैं। आप देख लीजिए 2015 से। और वो जो नेटवर्क है वो इंटैक्ट है। और सऊदी अरेबिया ने कम से कम ये काम किया है कि एक तरफ वो अमेरिका और इजराइल के साथ भी है, उधर कहता हम ईरान के साथ भी हैं, लेकिन इधर जो उसके अफसर है वो ये जो स्मगलिंग का नेटवर्क है जिससे गाजा में कुछ ना कुछ राहत पहुंच रही है, वो अनदेखा कर रहे हैं इसको। वो इसको रिकग्नाइज या उस पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये अंदर से कुछ जो प्रो इजरायली एलिमेंट सऊदी अरेबिया की सरकार में उनकी रिपोर्ट है ये। और उस पे लेकिन जो हायर अथॉरिटीज है, यानी जो क्राउन प्रिंस है और उनकी जो टीम है, उन लोगों ने एक्ट करने से मना कर दिया। यानी ऊपर से ये आदेश है कि ये चीज होने दो। ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है, जटिल लड़ाई है। और मैंने आपसे शुरू से कहा था, कल भी कहा था, ये कई स्तरों पे लड़ी जा रही है। इसमें कई देश, कभी इजराइल अमेरिका के साथ है कुछ मामलों में, लेकिन वो पूरी तरह से उनके साथ नहीं है। गाजा के लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया है, उसके साथ नहीं है। कुछ लोग दिखावे के लिए साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देखिए जैसे स्मगलिंग रूट है, उनसे जो सप्लाईज पहुंच रही हैं गाजा, उनको वो अनदेखा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में आज कई जगह, जेनिन में, तुलकरे में, नाब्लिस में, देसी मतलब जो हाथ के बम है उनके साथ फिलिस्तीनियों ने कम से कम 11 हमले किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट बैंक से जो आईडीएफ की फोर्स बुलाई गई कि गाजा की तरफ वापस आओ, वो फोर्स गाजा की तरफ वापस नहीं आ रही है। अब इसका क्या कारण है? इसको लेके इजराइल में आज इजरायली पार्लियामेंट में जो एक बिल आना था कि जो हरीदी, जो वहां के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो जूस हैं, जो आर्मी सर्विस नहीं करना चाहते, उनको आर्मी सर्विस के लिए बात किया जाए, वो जो बिल आने वाला था वो बिल फेल हो गया, वो पास ही नहीं हुआ। और इधर जो है आईडीएफ की जो फोर्सेज हैं जो वेस्ट बैंक में, वो इस तरफ नहीं आ रही हैं। सीरिया में तो जैसे मैंने बताया था कि आईडीएफ अभी इजराइल आगे नहीं बढ़ रहा है। वो ये देख रहा है कि अंदरूनी लड़ाई जो पूरा यूएस वहां करवा रहा है एसटीएस को ही खत्म करने के लिए, तो वो उसको सफल होने दो। लेबनान में मैंने बताया कि इलेक्शन वगैरह का जो पूरा दौर चल रहा है और उसमें हिजबुल्लाह की ही बात साबित हो रही है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि जब तक आप हिजबुल्लाह को ये इजराइल को आप जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक ये जो 5 इलाकों में जो इजराइल काबिज हुए बैठा है, जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक कोई भी जेन्युइन इलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि एक देश में जब दूसरी पावर वहां पर कब्जा किए हुए है तो जेन्युइन इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो ये जो देखिए सारी बातें हैं, ये एक नए तरीके से सामने आ रही हैं। उसके बाद जो एक और अभी खबर आई है, जो युद्ध चल रहा है नॉर्थ गाजा में, उसमें जो इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया है, उसमें अब देखिए यही होता है, ग्राउंड इन्वेजन इजराइल कर रहा है, ऊपर से एरियल बम्बार्डमेंट कर रहा है सिविलियन एरिया से। उसमें से एक बम आईडीएफ की भी एक यूनिट पे लगा है, जिसमें 4 इजरायली सोल्जर घायल हो गए। और ये आप देखिए, ये नेतन्याहू की हड़बड़ी का, नेतन्याहू के सनकीपन का कितना बड़ा उदाहरण है कि तुम एक छोटा सा एरिया है
मान लीजिए गाजा 45 किलोमीटर है, लेकिन नॉर्थ गाजा कितना है? 10 से 17 किलोमीटर होगा। उस एरिया में तुम अपनी ग्राउंड फोर्सेस भी भेज रहे हो, फिर उसी के आगे कुछ तुम बम्बार्डमेंट भी कर रहे हो। उसमें पूरा का पूरा जो तुम्हारा हवाई हमला है तुम्हारी खुद की फौज पे गिरेगा, वो गिरना शुरू हो गया है। और पहली खबरें भी आ गई हैं कि इस तरह से कि आईडीएफ में जो इनिशियल लॉसेज हैं वो आना शुरू हो गए। उसके बाद एक बड़ी चीज हुई है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो एक हर देश में लगभग जो सिविल वॉर चल रही है, और वो सारी के सारी उसी आधार पे हैं कि कुछ रिबेल्स रशिया के साथ हैं, तो कुछ रिजीम्स अमेरिका के साथ हैं, कुछ रिजीम्स रशिया के साथ हैं, तो कुछ रिबेल्स अमेरिका के साथ। और रशिया जहां मैं कह रहा हूं उसमें ईरान और चाइना आप जोड़ दीजिए। इस पूरी परिस्थिति में भी अफ्रीका से, कांगो से लेके नाइजीर तक, यहां तक कि मतलब अब यहां जो मुस्लिम अरब मुल्क हैं उनको हम हटा दें, वो तो जो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को ये सब हैं, उनकी अगर उनको एक तरफ भी कर दे तो उनके बाद जो देश हैं, यानी जो सेंट्रल अफ्रीका में हैं, जो वेस्ट अफ्रीका में हैं, वहां से भी बातें आ रही हैं कि गाजा को मदद पहुंचाओ। और वो वही रूट यूज करने की बात कर रहे हैं जो यमन के थ्रू जो एक स्मगलिंग नेटवर्क है वो जाता है। पूरी दुनिया को यह इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हमास चारों तरफ से घिर गया है, गाजा के सिविलियंस चारों तरफ से घिर गए हैं। और सोचिए आपकी कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। हाँ ठीक है, अभी ये चीज होने दो, जबकि वो जानते हैं कि सिविलियंस इसमें सबसे ज्यादा और मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो इसको करने, मतलब वो दे आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट कि अभी हमास को खत्म कर दो। और हमास खत्म नहीं होगा, यही सबसे बड़ी बात है। हमास खत्म हो नहीं सकता है, क्योंकि हमास के पास जो प्लानिंग है और जो सपोर्ट है वो इसका अंदाजा इन लोगों को नहीं है। और देखिए इतनी बड़ी ताकत इनको अंदाजा ही नहीं है। इनके सैटेलाइट्स फेल हो जाते हैं, इनके बड़े बड़े एडवांस सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमास एक ऐसी चीज है जो कभी शेर बन जाता है, कभी चूहा बन जाता है, और ऐसा गायब होता है, ऐसा मारता है, फिर ऐसा गायब होता है कि परिंदा भी उसको, अगर आप कोई ऐसा कोई मतलब एक इजराइल ने बीच में कहा था, मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक जो बना रहे हैं जो कि एक ऐसी चिड़िया होगी इलेक्ट्रॉनिक, जो जमीन के अंदर जाके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिड़िया, रोबो टाइप की, जमीन के अंदर जाके वो पता लगा लेगी कहां हमास के लोग हैं। ऐसी ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण आ रही हैं। इस पूरी परिस्थिति में मैं आपको फिर बताता हूं कि आज यानी 18 मई 2025 को हमास ने आईडीएफ के एडवांस को रोक दिया। ये देखिए आज का प्रसारण, कल आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।